हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। बेसिक कंसेप्ट की दो क्लास हमने कवर की थी। दो क्लास जिसमें हमने टीडीएस और एडवांस टैक्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी और बचा कर रखी थी आज की क्लास के लिए। तो आज हम वो डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ शुरू करेंगे आज हम टैक्स की कंप्यूटेशन, टैक्स कैसे निकालें वो शुरू करेंगे सीखना। स्टार्ट करने से पहले जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज आखिरी दिन है सब्सक्राइब करने का डिस्काउंट के लिए, और साथ ही साथ 6 महीने के साथ 1 महीना इसमें एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जा रहा है। 25% का डिस्काउंट है और 12 महीने में भी 1 महीना फ्री है। इन 12 महीने, शायद 12 महीने जो है वो है फोर्थ मॉड्यूल के लिए। सिंगल के लिए आप 6+1 ले सकते हो। आज लास्ट डेट है तो इसे जरूर से अवेल करें, इस बेनिफिट को अवेल करें। तो बताइए, हम स्टार्ट करें आज की क्लास। ओके, डन। आज की क्लास में हम थोड़ी सी चीज और डिस्कस करेंगे। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। विपुल कैसे हो? बढ़िया। वांशी, आशीष, और ये मिस्टर खान भी है आज। ये लास्ट क्लास में थे नहीं। गुड इवनिंग तनु। और आज की क्लास तो बिल्कुल ही अलग कैलकुलेशन सी। लास्ट बेसिक कंसेप्ट से इसका ज़्यादा कनेक्शन तो नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। जैसे प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, 5 हेड्स ऑफ इनकम, ये तो ज़रूर मालूम होनी। आवाज़ सब ठीक आ रहा होगा, अदरवाइज आप ज़रूर ऑब्जेक्शन करते। उम्मीद करता हूँ आवाज़ ठीक है। आइए कुछ आपको बेसिक कंसेप्ट के पेंडिंग हिस्से में ले जाया जाए और बताया जाए कि टीडीएस क्या चीज़ है। टीडीएस में एक होता है हमारा पेयर। वंशी, हाँ, दिक्कत तो नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि फर्स्ट क्लास में भी आपने बहुत कुछ सीखा था, उसका भी इस्तेमाल आज होगा। बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। ओके, 1 मिनट बस रुकिए, 1 मिनट। हाँ जी, ठीक है, तो दिक्कत नहीं आएगी। एक होता है हमारा पेयर, और जो रिसिपिएंट है उसको हम कहते हैं पे। टीडीएस जब सरकार ने बनाया था पहली बार, तो उस समय उसकी शक्ल कैसी थी वो बताना चाहता हूं। तो ठीक है, पहले समझिए तो मेरी बात। तो पेयर, जिस समय टीडीएस बना था, गवर्नमेंट ने जब इंट्रोड्यूस किया था टीडीएस, उस जमाने की बात है। पेयर जो भी यहाँ पर पेमेंट करता था, सर्टेन स्पेसिफाइड बिजनेस पेमेंट। इसका मतलब ये साफ था कि जो पेयर है वो एक व्यापारी है। पेयर एक व्यापारी है, ये साफ था, और अपने बिजनेस में कुछ पेमेंट कर रहा है, सर्टेन स्पेसिफाइड पेमेंट, यानी सभी पेमेंट नहीं, कुछ स्पेसिफाइड पेमेंट। उसके ऊपर गवर्नमेंट इनको कहती थी कि आप टीडीएस डिडक्ट कर लो,
आप इसके ऊपर टीडीएस को डिडक्ट कर लो, फिर इस टीडीएस को डिपॉजिट कर दो। डिपॉजिट कहाँ कर दो? गवर्नमेंट के अकाउंट में, और साथ में गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन सबमिट करो अबाउट पेई। पेई का नाम, पेई की डिटेल सबमिट करो जिसका आपने टीडीएस डिपॉजिट, ये टीडीएस रिटर्न के जरिए सबमिट किया। अब इसमें हम एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए कि ये एक कंपनी सेक्रेटरी है और ये ए लिमिटेड है, और कंपनी सेक्रेटरी ने ए लिमिटेड को कोई सर्विसेज दी है, कोई सर्टिफिकेट सर्टिफाई किया है, कुछ सर्टिफिकेशन किया है, जो भी सर्विसेज हैं उसके लिए यहां से चार्ज किया इन्होंने 1,00,000 रुपए। 1,00,000 रुपए का पेमेंट जाना है। लॉ में आगे आप पढ़ेंगे, लिखा हुआ है 194J, जहां पर 10% टीडीएस काटना पड़ेगा इस 1,00,000 की इनकम। इसका मतलब ए लिमिटेड 1,00,000 मिस्टर सीएस को नहीं देगा। 1,00,000 की डील जरूर हुई है कि आप ये सर्टिफिकेशन पूरे साल में हमारी कंपनी के लिए कीजिए और आपको 1,00,000 रुपए दिए जाएंगे, लेकिन 1,00,000 ए लिमिटेड नहीं देगा। ए लिमिटेड पेमेंट करेगा 90,000। ए लिमिटेड पेमेंट करेगा 90,000 और 10,000 का टीडीएस काट के गवर्नमेंट को जमा करा देगा और मिस्टर सीएस की डिटेल भी दे देगा। वैसे टीडीएस जमा होता है बैंक में, और आफ्टर डिपॉजिटिंग टीडीएस क्वार्टरली टीडीएस रिटर्न फाइल किया जाता है डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, और क्वार्टरली रिटर्न में ए लिमिटेड ने डिटेल दी होगी कि मिस्टर सीएस कौन है, नाम क्या है उनका, पैन नंबर क्या है, डिटेल सारी सबमिट की। अब गवर्नमेंट के पास ये जानकारी है कि 10% के रेट से 10,000 रुपए का टीडीएस है, तो इसका मतलब मिस्टर सीएस ने ए लिमिटेड से 1,00,000 रुपए कमाए। अब इसी तरीके से मिस्टर सीएस पूरे साल में अलग अलग कंपनियों से भी कमाएंगे, और उन सभी कंपनियों की कमाई हुई टीडीएस अगर गवर्नमेंट के पास, सपोज करें कि 2,60,000 रुपए गवर्नमेंट के पास टीडीएस आ जा रहा है उस मिस्टर सीएस का, तो गवर्नमेंट को मालूम है कि वो अपने P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड में 26 लाख तो मिनिमम दिखाएंगे, 20 लाख फीस तो मिनिमम दिखाएंगे। अगर इन्होंने गड़बड़ी की और इनकम को कम दिखाने की, तो गवर्नमेंट आसानी से ट्रेस कर सकता है, उनके पास सबूत है कि आपने 26 लाख की रिसीट को प्राप्त की। यही है टीडीएस का असली मकसद। अब मुझे आप सब एक बात बताइए, मिस्टर सीएस राम, अब मुझे सभी बताइए कि अगर मिस्टर सीएस राम, चलिए मिस्टर कोई भी नाम ले लीजिए, रमेश, सुरेश, अब मुझे आप ये बताएंगे कि राम को रिसीव्ड कितना हुआ? 90,000। आप नहीं भी बताएंगे तो आसान, बहुत सिंपल है, 90,000 रिसीव्ड। लेकिन मुझे बताइए कि राम अपनी आमदनी में 90,000 शो करेगा या 1,00,000 रुपए शो करेगा? सोचकर बताएंगे सभी स्टूडेंट कि राम अपनी आमदनी में 90,000 रुपए शो करेगा या 1,00,000 रुपए शो? बिकॉज राम ने अर्न कितना किया है? अर्न 1,00,000। तो इनकम में ₹1,00,000 रुपए शो किए जाएंगे। इसका मतलब राम अपनी इनकम को ग्रॉस शो करता है, ग्रॉस, और इसे कहते हैं नेट। टीडीएस काटने के बाद जो मिलता है उसे कहते हैं नेट। राम अपनी इनकम में ग्रॉस शो करेगा, और
ऐसी बहुत सारी इनकम शो करेगा, उसके बाद अपने खर्चे वगैरह घटाने के बाद जो उसका टैक्स बनेगा, उस टैक्स में मान लीजिए राम का जो फाइनल टैक्स बना, मान लेते हैं राम का जो फाइनल टैक्स बना वो बना है 37,000। तो क्या राम 37,000 सरकार को जमा कराएगा? नहीं, 37,000 ये टैक्स लायबिलिटी है, इसे कहते हैं टैक्स लायबिलिटी। अब राम गवर्नमेंट को याद दिलाएगा कि देखिए मेरा 10,000 रुपए आपके पास ऑलरेडी डिपॉजिटेड है, ऑलरेडी जमा है, इसलिए मुझे सिर्फ 27,000 और जमा कराना है। ये जो 27,000 है इट विल कॉल्ड टैक्स। और टीडीएस का आपने यहां पर क्या ले लिया, इसे क्या बोलते हैं, टीडीएस का क्या ले लिया, क्रेडिट ले लिया। ये सारी चीजों को आप वीडियो पॉज करके बाद में कॉपी कर लीजिएगा जरूरत पड़ने पर, अभी जरूरत इसकी है नहीं, क्योंकि टीडीएस चैप्टर में डिटेल में आपके ब्लड के अंदर चला जाएगा। यहाँ पर और कुछ चीजें तो आपने खुद मुझे बताई है, एक बारी इसे दोबारा देखकर मुझे कंफर्म कीजिए कि आपको ये बात समझ आई कि नहीं, क्योंकि एग्जाम के क्वेश्चन में गड़बड़ी क्या होती है, एग्जामिनर अगर पूछेगा टैक्स लायबिलिटी निकालो तो आप 37,000 बताएंगे, आप वहीं रुकेंगे। एग्जामिनर कहेगा टैक्स ड्यू निकालो तो आप 37,000 में टीडीएस और अभी मैं एडवांस टैक्स बताने जा रहा हूं, एडवांस टैक्स, ये दोनों चीजें घटाएंगे, फिर जो बचेगा दैट विल बी कॉल्ड टैक्स। प्लीज मुझे बताइए बात आपको समझ आई? मानसी आपको बात समझ आई? लास्ट क्लास से कोई कनेक्शन नहीं है, देखिए चेक कीजिए। ओके, यहां पर मैंने कुछ चीजें जानबूझकर ऐसी लिखी है कि मेरी लिखी हुई चीजें गलत ना हो। जब लॉ बना था टीडीएस का उस जमाने की ये डिटेल, जहां पर सिर्फ बिजनेस पेमेंट पे ही टीडीएस काटने की बात की गई। जो व्यक्ति टीडीएस काटता है उसे पेयर भी बोल सकते हैं, डिडक्टर भी बोल सकते हैं, पेयर भी बोल सकते हैं, डिडक्टर भी बोल सकते हैं, जो टीडीएस काटता है। और टीडीएस अगर कट गया तो इस इनकम की चोरी करने का मत सोचो, क्योंकि गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन मिल गई है इस इनकम, ये भी बात सही है। लेकिन आज की डेट में टीडीएस चैप्टर जब आप पढ़ोगे तो 80% टीडीएस में बिजनेस पेमेंट पे ही टीडीएस काटा गया है। लेकिन कुछ जगहों पर आपको ऐसा भी दिखेगा जहां पर टीडीएस काटने वाला व्यापारी नहीं है, जो वो पेमेंट कर रहा है वो बिजनेस का पेमेंट भी नहीं है, उसके बावजूद भी टीडीएस काटना पड़ रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने टीडीएस चैप्टर का इस्तेमाल करके बहुत सारे टैक्स की चोरी को रोक दिया है। तो हम कहते हैं दोस्तों टीडीएस जो है टैक्स के चोरी को रोकने के लिए, बेसिकली टीडीएस का मतलब है टैक्स की चोरी रोकने का मैकेनिज्म, टैक्स की चोरी कैसे रोकी जाए। ठीक है जी, चलिए तो टीडीएस आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं एडवांस टैक्स क्या बला है। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि अगर 23, 24, 23, 24, वैसे तो आप सभी जानते हैं कि 23, 24 अगर प्रीवियस ईयर है, 24, 25 अगर असेसमेंट ईयर है, तो इसका साफ मतलब है कि एक आदमी 23, 24 में जो पैसे कमाएगा उस कमाई पर इनकम की अर्निंग, उस कमाई पर वो टैक्स देगा असेसमेंट ईयर में। ऑब्वियसली टैक्स देने के लिए कोई ड्यू डेट भी मेंशन किया गया होगा कि इस तारीख तक आपको टैक्स जमा कराना है। तो प्रीवियस ईयर की पूरी इनकम को लास्ट क्लास के प्रोसेस के साथ, प्रोसेस तो आप जानते ही थे, सेक्शन 224 के पास जाएंगे, इनकम पता लगाएंगे, उसके बाद सेक्शन 5, सेक्शन 6, सेक्शन 7, 9 और DTAA के जरिए ये पता चलेगा कि उनमें से कौन सी इनकम इंडिया में टैक्सेबल है। जब हमें पता चल जाएगा कि इनकम इंडिया में टैक्सेबल है, फिर हम उसको लेकर जाएंगे 245 सेक्शन 2 क्लॉज 45 के घर। 245 के घर जाएंगे तो वहां पर 14 नंबर सेक्शन पहले कहेगा कि भाई साहब आप इसे क्लासिफाई कर दो, हमारे पास 5 मशीन है तो कौन सी इनकम किस मशीन में डलेगी वो क्लासिफाई कर दो। हर मशीन में जब आप डालते हैं इनकम तो वो जो इनपुट का जो गेट होता है, उस मशीन का जो गेट है वहां पर
डोरमैन समझ लीजिए वॉचमैन बैठा होता है। सैलरी में सेक्शन 15 है, हाउस प्रॉपर्टी में 22 है, पीजीबीपी में 28 है, कैपिटल गेन में 45 है और आईएफओएस में 56 नाम का वॉचमैन है जो एग्जामिन करेगा आपकी इनकम को, तभी उस मशीन के अंदर डालने देगा। मशीन में इनकम डालने के बाद वो प्रोसेस होता है और प्रोसेस होने के बाद आउटपुट आता है टैक्सेबल सैलरी, टैक्सेबल हाउस प्रॉपर्टी, टैक्सेबल पीजीबी, टैक्सेबल कैपिटल गेन, टैक्सेबल अदर सोर्स। फिर आप इन सबको अग्रीगेट करते हो। इकट्ठा करते समय यह ध्यान रखना होता है कि अगर कोई दूसरे की इनकम भी हमें क्लब करनी पड़े, जैसे कि वाइफ की इनकम लास्ट क्लास में क्लब की गई थी, तो क्लबिंग प्रोविजन लगाते हैं। फिर अगर कोई किसी हेड में लॉस है तो सेट ऑफ प्रोविजन लगाते हैं और तब जाता है ग्रॉस टोटल इनकम। जीटीआई के बाद हम घटाते हैं डिडक्शन 80C टू 80U, जिससे हमारे टैक्स की सेविंग होती है, और तब आता है टीटीआई जिसके ऊपर हमें टैक्स देना हो। ये तो हमने लास्ट क्लास में सीखा था। यहां पर हम वापस आ जाते हैं, हम तो लास्ट क्लास में चले गए। 23, 24, 23, 24 में अर्न किए इनकम पर आप 24, 25 में टैक्स देते हो। ये तो फैक्ट है, ये तो सच है। लेकिन गवर्नमेंट क्या कहती है? गवर्नमेंट कहती है कि वो तो ठीक है, लेकिन आप हमें एडवांस टैक्स भी दीजिए। अगर आप बड़े टैक्स पेयर हैं, अगर आपके टोटल टैक्स लायबिलिटी टीडीएस एडजस्ट करने के बाद, अगर आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी टीडीएस एडजस्ट करने के बाद, कमाल की बात सुनिएगा, टीडीएस एडजस्ट करने के बाद टोटल टैक्स लायबिलिटी अगर 10,000 या उससे ज्यादा है, तो यू विल हैव टू पे टैक्स इन एडवांस। बात कर रहे हो साहब? और ये बात आप कब कह रहे हो ये तो बताओ। गवर्नमेंट कह रही है ये बात हम आपको यहीं कह रहे हैं। प्रीवियस ईयर तो अभी चालू है, प्रीवियस ईयर अभी चल ही रहा है, प्रीवियस ईयर की स्टार्टिंग में ही आपसे हम कह रहे हैं कि सुनो मेरे भाई, सुनो मेरे भाई, ध्यान से सुनो। कहां कह रहे हैं इस आदमी से? हम शुरुआत में ही कह रहे हैं, प्रीवियस ईयर अभी शुरू हुआ है। सरकार कह रही है सुनो राम बाबू, हमारी बात सुनो। ये जो प्रीवियस ईयर चल रहा है, जो आने वाला है, जो अभी शुरू ही हुआ है, इस प्रीवियस ईयर में आप कितना कमा लोगे? हम कहता है हद हो गई, कितना कमा लोगे? ज्योतिष हूं क्या मैं? हमको क्या मालूम कितना कमा लेंगे? अरे रफली अंदाजा लगाओ यार। क्या कमा लेंगे? 15-20 लाख। अच्छा, तो उस पर कितना टैक्स लायबिलिटी बन जाएगा? बन जाएगा कोई 1.5-2 लाख। ओके, और तुम जो कमाओगे उसमें टीडीएस भी कटता होगा। टीडीएस के प्रोविजंस हैं, बहुत सारी कमाई पे टीडीएस कटता है, तो उसमें कितना टीडीएस कट जाएगा? अंदाजा लगाओ। कट जाएगा कोई 1.5 लाख का टीडीएस। तो टैक्स लायबिलिटी तुमने कितनी बताई? हमने कहा बताई मैंने 1,80,000 और टीडीएस 1.5 लाख कट गया, तो आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ टीडीएस तुम्हारे पास 10,000 या उससे ज्यादा बच रहा है क्या? हाँ बच रहा है, 30,000 बच रहा है। तो बेटा ऐसा करो, 30,000 के 4 टुकड़े कर देते हैं। 15%, 15%, 30%, 30% और 25%। इसे ऐसे बोल सकते हैं आप, 15%, 45%, 75% और 100%। क्यूमुलेटिव फिगर बोलेंगे तो 15, 45, 75, 100, 15, 45, 75, 100। अगर हम सेपरेट बोलेंगे तो 15, 30, 30, 20, 25, यानी 15%। जैसे तुमने कहा ना 30,000 बच गया, राम ने कहा कि हाँ जी मेरी टैक्स लायबिलिटी 1,80,000 हमने अंदाजा लगाया और टीडीएस कटने का उम्मीद है 1.5 लाख, तो उसके काटने के बाद बच गया जी 30,000। 30,000 बच गया ना, तो 15% यहाँ, 30% यहाँ, 30 यहाँ और 25% यहाँ। इसका मतलब कि पूरा 30,000 सरकार प्रीवियस ईयर के एंड से पहले, यह है 15 जून, 3 महीने बढ़ा दीजिए, 15 सितंबर 3 महीने बढ़ा दीजिए, 15 दिसंबर 3 महीने बढ़ा दीजिए, 15 मार्च, ये है ड्यू डेट ऑफ एडवांस टैक्स। और एडवांस टैक्स का ये है इंस्टॉलमेंट की परसेंटेज। 15% आप 15 जून तक दे दीजिए, 15 सितंबर तक आप 45% दे दीजिए, यानी 15 दे चुके तो 30 और दे दीजिए। 15 दिसंबर तक आप 75% दे दीजिए, यानी 45 दे चुके हैं तो 30 और दे दीजिए। और 15 मार्च यानी कि प्रीवियस ईयर के एंड होने के 15 दिन पहले तक 100% सरकार आपसे टैक्स ले लेती है। ये तब लेती है जब आपका एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी
एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी टीडीएस एडजस्ट करने के बाद 10,000 या उससे ज्यादा। सर एक बात बताओ, मुझे तो लग रहा है राम बेवकूफ है। अच्छा तो आप ही जवाब दे दो। हाँ हमसे पूछो सर, से पूछो, हम बताते हैं बेवकूफ राम। हाँ तो बताओ तुम इस प्रीवियस ईयर में कितनी इनकम कमा लोगे, क्या है तुम्हारा अंदाजा? 0। हम कमा लेंगे 10-1 लाख, लेकिन हमारा टैक्स लायबिलिटी बनेगा 1.5 लाख और टीडीएस भी 1.5 लाख कट जाएगा। अरे जब सर अंदाजा ही लगाना है, जब हवा में ही बात करनी है, तो हम क्यों एडवांस टैक्स देंगे? एग्जैक्टली हमारे देश में 60% लोग यही सोचकर एडवांस टैक्स नहीं देते। कहते हैं क्यों एडवांस टैक्स देंगे, सरकार यहां हमसे कह रही है अंदाजा लगाओ अंदाजा लगाओ अंदाजा लगा रहे हो। कैसे अंदाजा लगाएं? गवर्नमेंट कह रही नाराज क्यों हो रहे? लास्ट ईयर आपके पास मकान का किराया आ रहा था, इस साल भी आ रहा होगा। लास्ट ईयर बिजनेस का प्रॉफिट था 6 लाख रुपए, इस साल ग्रोथ 10% ऐड कर लीजिए 6,60,000। लास्ट ईयर सैलरी कमा रहे थे, इंक्रीमेंट ऐड कर लीजिए। कैसी बात कर रहे हैं? जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है एफडी में और डिबेंचर में, उसका ब्याज तो आएगा ही ना, वो थोड़ी ना गायब हो जाएगा। ये सब अंदाजा ही तो है। हाँ ठीक है, लेकिन मान लीजिए मैंने प्रॉपर्टी बेच दी, अचानक कैपिटल गेन आ गया, उसका तो अंदाजा नहीं। अरे तो छोड़िए ना, उसको छोड़िए, जो अंदाजा नहीं उसको छोड़िए, जो अंदाजा हो सकता है वो तो लगाइए। ठीक है, लेकिन हम तुम क्यों एडवांस टैक्स? ये कोई बात हुई? पहली क्लास में सर ने कहा कि प्रीवियस ईयर होता है, असेसमेंट ईयर होता है, टैक्स हम असेसमेंट ईयर में देते हैं, तुम खामखा में प्रीवियस ईयर में। और सुना है तुम टीडीएस भी कटवा देते हो। भैया बचेगा क्या हाथ में? फिर एडवांस टैक्स और टीडीएस के बाद कुछ टैक्स लायबिलिटी बच भी जाएगी? एग्जैक्टली नहीं बचेगी, लेकिन एक जब हम प्योरिटी देखेंगे तो थोड़ा बहुत हो सकता है बच जाए। अरे बच जाए, हो सकता है ज्यादा दे दिया एडवांस टैक्स, फिर तो आपको रिफंड कर देंगे। अरे तो पैसा तो मेरा फंस गया भाई तुम्हारे पास, अब ब्याज भी दे देंगे। नाराज क्यों होते हैं? ब्याज दे दोगे कितना? 6% ब्याज दे देंगे। देखिए एफडी वगैरह में भी यही आजकल चल रहा है, इससे ज्यादा कहां मिलता है। 6% ब्याज दे देंगे। अगर आपका टीडीएस और एडवांस टैक्स मान लीजिए मिलाकर सरकार पर 1.5 लाख रुपए पहुंच गया, टीडीएस 1.5 लाख, एडवांस टैक्स 30,000, 1,80,000 पहुंच गया सरकार पर, और आपकी फाइनल टैक्स लायबिलिटी बाद में कैलकुलेट करने पर पता चला कि वो सिर्फ 1 लाख है, तो 80,000 ज्यादा पहुंच गया साहब, तो 80,000 आपको हम रिफंड करेंगे विद ब्याज। ठीक है, लेकिन मान लीजिए टीडीएस तो आप सुनते हैं जबरदस्ती कटवा देते हो, तो उसमें तो हमारा जोर नहीं है, उस पर तो हमारा कमांड नहीं है। एडवांस टैक्स तो हम ही से पूछ रहे हो, मान लो हम झूठ बोल दें, हाँ नहीं दे रहे, तो क्या हो जाएगा? और जब कुछ होगा ही नहीं तो हम क्यों अंदाजा लगाएं? गवर्नमेंट ने कहा वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, कि अगर गलत अंदाजा लगा लें तो क्या बिगाड़ लो। बहुत ही बढ़िया, और अंदाजा ही है, गलत तो लग ही सकता है भाई साहब, अंदाजा का नाम ही है गलत लगना। तो अगर शुरुआत में ही आपसे पूछा जाए कि कितना, हम अंदाजा गलत बोलेंगे, किसमें क्या फर्क पड़ता है? तो सरकार कहती है बढ़िया है, क्या है? अगर हमको पता चला यहां पर कि तेरा अंदाजा गलत है, तो बेटा उस गलती की सजा है ब्याज। गलत अंदाजे की सजा है 234 बी का ब्याज, 234 सी का ब्याज। 2 टाइप का ब्याज है गलती की सजा। ये तुझे दिख रहा है, ये दिख रहा है 15-30 नहीं है, 15-45-75-100, 15-45-75-100, ये इसीलिए क्यूमुलेटिव फिगर बताया है आपको। क्यूमुलेटिव फिगर बताने का यही मकसद है कि आपका अंदाजा अगर पहले इंस्टॉलमेंट में गलत लग गया, अगले इंस्टॉलमेंट से पहले आपको और ज्यादा प्योरिटी नजर आई, तो दोबारा रिकंप्यूट करके बचा हुआ दे दो। अरे कम से कम 15 मार्च तक तो तुमको क्लियर हो जाएगा पिक्चर की कितना कमाया। क्लियर तो हो जाता है, लेकिन हम देना ही नहीं चाहते ना भाई, ओ देना नहीं चाहते, तो आपसे फिर हम ब्याज लेंगे। लेकिन ये तो गलत बात है, अंदाजा तो अंदाजा होता है, अंदाजा तो कोई भी गलत लगा सकता है, इस पर आप ब्याज कैसे ले सकते हो? बहुत ही बढ़िया, क्या बात बोली। तो ऐसा करो बेटा, 10% का अंदाजा गलत लग जाए, हम कुछ नहीं बोले, तो 10% का मार्जिन रखा हुआ है। ये सब बातें आपको मैं पढ़ा नहीं रहा, माफ कीजिएगा, ये सब बातें, इन सब बातों का ट्रेलर दे रहा हूं। ये एक एक बात एक एक चैप्टर में पढ़ना है। बात हुई थी ना कि बेसिक कंसेप्ट में कुछ ऐसा बता दूंगा कि पूरा सिलेबस आपके सामने आ जाए।
तो ये एक एक बातें एक एक चैप्टर में पढ़ना है। एडवांस टैक्स और कैसे निकालते हैं एडवांस टैक्स में गलती करने पर ब्याज, हाउ टू कंप्यूट इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B एंड 234C, इसके लिए पूरा चैप्टर बना है, इसकी कैलकुलेशन पूछी। तो उम्मीद करता हूं कि यहीं तक इसको समझा जाए। और ये रहा आपका डिटेल। प्रीवियस ईयर में टीडीएस भी कट जाता है, एडवांस टैक्स के लिए भी डिटेल दी गई है, और इन दोनों को एडजस्ट करने के बाद जो लास्ट में बचता है, जो फाइनल अगर आपका टैक्स सपोज बचा, रिफंड भी हो सकता है, सपोज बचा तो उसको कहते हैं सेल्फ असेसमेंट। तो टीडीएस किसे कहते हैं वो मैंने यहां पर मेंशन कर दिया, एडवांस टैक्स किसे कहते हैं वो यहां मेंशन कर दिया, और सेल्फ असेसमेंट टैक्स किसे कहते हैं वो यहां। याद रखिएगा, एक बात मैंने आपको बताई थी कि मेरी बुक से आप जब तक मैं ना कहूं तब तक नहीं पढ़ेंगे। कहने का मतलब है जो मैंने पढ़ाया है बुक में वही पढ़ेंगे। सपोज मैंने अभी अमेलगमेशन, असेसी की परिभाषा, असेसमेंट, ब्लॉक ऑफ एसेट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, चिल्ड्रन, डीमर्जर, इन सब के परिभाषा को नहीं पढ़ाया है, तो ये आप अपने मन से मत पढ़िएगा ये सोचकर कि सर का कुछ काम हल्का कर दे, ऐसा नहीं करना। ये दरअसल इस्तेमाल किए जाएंगे आने वाले चैप्टर्स में, उस चैप्टर के साथ ही हम इन चीजों को पढ़ते हैं। इसलिए जो मैंने नहीं कराया वो नहीं पढ़ना है। बेसिक कंसेप्ट ये था हमारा चैप्टर नंबर 1। आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2, टैक्स रेट्स। आइए, ठीक है दोस्त, शुरू करें। ऑल स्टूडेंट्स बताएं प्लीज। विपुल, अरे वाह, धन्यवाद, थैंक यू बेटा। बाकी बच्चों को भी समझ आना चाहिए ना। ललित, ललित आपने आपने तो कभी हमसे बातचीत, ललित आपको, आप शायद रेडी। चलिए करते हैं स्टार्ट। टैक्स रेट, पहले आपको मैं ये समझा दूं, इसे आप नोट भी कर सकते, कॉपी तो होगा आपके पास, तो होगा, इसकी नोटिंग करो, साथ साथ कर लो नोटिंग। अगर एक आदमी पूरे 5 हेड्स, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, प्रोफेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज, सभी जगहों से कमाता है, तो आप उसके लिए लिख सकते हो ये सारे हेड्स। बताओ यहां पर जो हम अमाउंट लिख रहे हैं, बताओ यहां जो अमाउंट का कॉलम है, इस अमाउंट के कॉलम में हम रियल इनकम लिख रहे हैं या टैक्सेबल इनकम? बताना। इस अमाउंट के कॉलम में हम रियल इनकम लिख रहे हैं या टैक्सेबल इनकम? अच्छा, ठीक है ललित, बहुत अच्छा लगा जान। लेकिन ये बताइए आप कि आपने लास्ट की 2 क्लासेस ली थी? अगर नहीं ली थी तो उसे प्लीज ले लीजिए, क्योंकि जब हम रेगुलर क्लास स्टार्ट करेंगे अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे, तो देखते हैं वहाँ स्टार्टिंग क्या हम स्टार्टिंग से करेंगे या ऑलरेडी जो हम पढ़ चुके हैं उस टाइम को यूटिलाइज करेंगे। नहीं, यहाँ पर आपको लिखना है
मशीन से निकाली हुई इनकम, मशीन से निकाली हुई इनकम यहां लिख, इसका मतलब रॉ को रियल इनकम ऑलरेडी आप, रियल इनकम तो क्वेश्चन में होता है, ऐसा समझना, रियल इनकम तो क्वेश्चन में दिया होगा, उसे क्वेश्चन में ही छोड़ दिया जाए। उस रियल इनकम की मदद से हम टैक्सेबल इनकम निकालेंगे, और वो कैसे निकालेंगे वो तो टीचर आपको सिखाएगा। टैक्सेबल इनकम जब निकल जाएगा 5 हेड्स, तब हम उस टैक्सेबल इनकम को यहां शो करेंगे। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, नोट डाउन जरूर कीजिएगा, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, और तब हम इसे कहते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। यहां पर जो चीजें आप लिखोगे, ये जो यहां पर चीजें इस कॉलम में लिख रहे हैं वो है आफ्टर अप्लाइंग एग्जम्पशन चैप्टर। इसका मतलब जो इनकम एग्जम्प्टेड है उसको यहां नहीं लिखा गया होगा, कॉमा क्लबिंग चैप्टर। इसका मतलब किसी और की इनकम अगर आपकी इनकम में सरकार ऐड करना चाहती है, किसी और की इनकम अगर आपकी इनकम में सरकार ऐड करना चाहती है तो वो भी यहां पर कर दिया गया होगा। और सेट ऑफ, मतलब अगर सेट ऑफ लॉसेस, मतलब अगर किसी हेड से लॉस आ रहा है तो उसको भी आपने एडजस्ट कर लिया, उसे भी आपने एडजस्ट कर लिया होगा। तो यहां मैंने क्या क्या बातें बताई, यहां जो अमाउंट के कॉलम में चीजें आपको दिख रही हैं वो अमाउंट के कॉलम में क्या लिखने वाले हैं, अब टैक्सेबल इनकम। लेकिन सर हमको टैक्सेबल इनकम तो अभी मालूम नहीं है, आप कह रहे थे कि सैलरी में 8 चैप्टर लग जाएगा टैक्सेबल इनकम पता लगाने में, हाउस प्रॉपर्टी में 5 लग जाएगा, पीजीबीपी में 10 लग जाएगा, ऐसे बोल रहे थे कुछ आप। एग्जैक्टली तो सर जब हमको मालूम ही नहीं है तो हम लिखेंगे कैसे? वेरी गुड, मैं आपको बताऊंगा। सर आप क्यों बताओगे, हमें खुद करना है? हाँ आप खुद करेंगे जब वो चैप्टर पढ़ेंगे, लेकिन जब तक वो चैप्टर नहीं पढ़ते तब तक टैक्स कैसे निकाला जाए उसको सीखने के लिए ये जानकारी रेडीमेड दी जाएगी। तो एक काम करते हैं ना सर, पहले हम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल के अदर सोर्सेस पढ़ लेते हैं, उसके बाद आप हमको टैक्स सिखा देना। इसमें क्या बुराई है? इसमें बहुत बड़ी बुराई है। एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो वो फुल फ्लेज्ड आता है, टैक्स तक निकालने पूछा जाता है। अगर मैं आपको पहले सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल के अदर सोर्सेस पढ़ाऊं और उसके बाद टैक्स की कंप्यूटेशन सिखाऊं, तो समझ लो कि सिलेबस का 80% तो निकल चुका समय। लास्ट के 20% में आपने टैक्स कंप्यूटेशन सीखा, प्रैक्टिस क्या की? कुछ भी नहीं। इसके रिवर्स अगर मैं टैक्स की कैलकुलेशन पहले सिखा दूं तो हर चैप्टर के साथ हर क्लास में हर हर क्वेश्चन में आप टैक्स की कंप्यूटेशन करोगे तो होगा क्या? बहुत स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस हो जाए। दैट्स वाई पहले हम टैक्स निकालना सीख, इवन टैक्स ही नहीं, उसके बाद हम सीखेंगे डिडक्शन देना। यही तो गजब की बात है। मजेदार बात क्या है बताऊं? बहुत इंटरेस्टिंग बात है, दिल खोल के बोलना तुम, कि हमारे टीचर जो है, वो लड़का नहीं था पहली क्लास में, वो मजा आ जाता अगर वो बातचीत करता, तो वो तो पंगे लेने आया। पूरे इंडिया में आप ढूंढ लीजिएगा, अगर कोई टीचर मिले तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म जरूर कीजिए, पूरे इंडिया में जो इस तरीके से पढ़ाता हो, क्योंकि इस तरीके से कोई नहीं पढ़ाते। किस तरीके से? मैं बताता हूं किस तरीके।
GTI से आप डिडक्शन लोगे 80C to 80U, इसके बाद आ जाएगा टोटल टैक्सेबल इनकम। और इसके ऊपर आप निकालते हो टैक्स। है बच्चे की एक्स। हाँ, अच्छा वो सब ठीक है, वो सब तो मैंने कहा था। अभी सुनो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। आपको सबसे पहले मैं सिखाऊंगा टैक्स निकालना। आपको सबसे पहले मैं सिखाऊंगा टैक्स निकालना। ये हर जगह पढ़ाया जाता है, ऐसा नहीं है मैं ही पढ़ा रहा हूं, हर जगह टैक्स निकालना पहले सिखाते हैं। उसके बाद मैं सिखाऊंगा डिडक्शन। ये गड़बड़ हो गया, ये कहीं नहीं पढ़ाई होता। पहले टैक्स निकलवाते हैं, फिर सिखाते हैं 5 हेड्स। देखो होना भी यही चाहिए, मैं तो गलत कर रहा हूं ये मुझे मालूम है, होना यही चाहिए कि पहले आप 5 हेड्स निकालना सिखाओ, उसको फिर टोटल करना सिखाओ। 5 हेड्स के बाद आप सिखाओ एग्जम्पशन सिखाओ, क्लबिंग सिखाओ, सेट ऑफ सिखाओ, डिडक्शन सिखाओ, फिर टैक्स निकालना सिखाओ, या टैक्स निकालना पहले सिखा दो, लेकिन उसके बाद सीक्वेंस फॉलो करो। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, ऐसे करो। मैं बिल्कुल भी नहीं करता, मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूं, क्योंकि मैं ये कहता हूं कि बच्चों को मुझे टैक्स पढ़ाना है। इसके पीछे ऑब्जेक्ट क्या है? मैं बच्चों को टैक्स क्यों पढ़ा रहा हूं? अच्छे स्कोर के लिए। तो मेरा विजन अच्छा स्कोर है, मेरा विजन सिलेबस कंप्लीशन नहीं है। बस कंप्लीशन विजन होगा तो सीक्वेंस से पहले सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी अकॉर्डिंगली करना चाहिए। मेरा विजन है बच्चों का अच्छा स्कोर एग्जाम में, बच्चे एग्जाम में कंफर्टेबल फील करें। और कंफर्टेबल कैसे फील करेंगे? क्योंकि एग्जाम में आप जरा समझिए, 1 नंबर 2 नंबर के बाद मैं ये सिखाऊंगा, फिर मैं ये सिखाऊंगा, फिर मैं ये सिखाऊंगा, लास्ट में जाकर ये सिखाना शुरू करूंगा। आपको पता है 1 नंबर से 5 नंबर तक जो मैंने बातें कही, इन सबको सिखाने में मुझे सिलेबस का 20% भी नहीं लगेगा। यानी अगर मैं मानकर चलता हूं, आपको लगभग मैंने बताया भी था कि 150 घंटे में हम इनकम टैक्स खत्म करेंगे। अगर ये 150 घंटे में इनकम टैक्स खत्म होता है तो ये 30 घंटे का काम है, 120 घंटे में ये सिखाया जाएगा। अब आप ही मुझे बताइए, बाकी चैप्टर्स भी हैं साथ में जुड़ने के लिए, वो अलग बात हो गई, मैं समझाने का तरीका क्या है वो सुनिए। अब जरा सोचिए, 30 घंटे में सबसे पहले ये सारी चीजें सिखा देता हूं, उसके बाद 120 घंटे शुरू करता हूं, क्योंकि एग्जाम में पूरा क्वेश्चन आता है। एग्जाम में ऐसा नहीं आता कि ये सैलरी का क्वेश्चन है बेटा, सिर्फ सैलरी की इनकम निकाल के दिखा दो, बाकी प्लीज छोड़ देना। उसमें डिडक्शन भी देंगे, उसमें सेट ऑफ भी देंगे, उसमें क्लबिंग भी देंगे, उसमें टैक्स लायबिलिटी भी देंगे। तो होगा ये कि आप ये जो 30 घंटे में चीजों को सीखोगे, उसे आने वाले 120 घंटे में हर चैप्टर में उसको यूज करोगे। तो जब आप उसे हर चैप्टर में यूज करोगे तो आपके खून में, आपके रगों में दौड़ेगा वो, और एग्जाम में आप कंफर्टेबल फील करते हो। इसके रिवर्स अगर बच्चा 120 घंटे में सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी पढ़ा के पहुंचता है, तो सिलेबस का 120 घंटा बच्चा थक चुका है। अब हम उसको छोटे छोटे चैप्टर पढ़ा रहे हैं, और वो चैप्टर उसको मर्ज करता है। बेसिकली 1 से 5 तक जो चैप्टर है ना, वो असेंबलिंग का काम करता है। असेंबलिंग, असेंबल्ड करने का काम करता है। अब असेंबल्ड करने का काम बाद में सिखा रहे हैं, पार्ट पुर्जा पहले बना दिया। असेंबल्ड करने का काम सिखाते ही सिलेबस खत्म भी हो जाता है। अच्छा जी, राम सलाम, अब आप अपने एग्जाम में तैयारी करिए। लेकिन बच्चा तो तैयारी ही नहीं कर पाया, क्योंकि वो 30 घंटे का जो मेहनत है वो 120 घंटे के साथ मर्ज नहीं कर पाया। तो सर लेकिन आप ये कराते कैसे होंगे? ये तो बड़ा डिफिकल्ट है, बिना 5 हेड्स के आप डिडक्शन पढ़ा दोगे? मतलब ऐसे कैसे पढ़ा दोगे? भरोसा रखिए, आपको लास्ट की 2 क्लास समझ आई, अच्छा लगा, आज की क्लास आपको समझ आ रही है, अच्छा लग रहा है, तो सारी क्लासेस समझ आएगी। जब मैं आपको टैक्स लायबिलिटी सिखा सकता हूं बैकडोर से, तो बाकी चीजें भी सिखा सकता हूं। टैक्स लायबिलिटी में मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन रेडीमेड दूंगा, 5 हेड्स की इनकम दूंगा, डिडक्शन दूंगा, सब जानकारी दूंगा। उसके बाद अगला चैप्टर जब मैं डिडक्शन शुरू करूंगा,
तो मैं डिडक्शन नहीं दूंगा, बाकी सारी जानकारी दूंगा। तो फिर आप डिडक्शन भी अप्लाई करोगे, टैक्स रेट भी अप्लाई करोगे। फिर जब सेट ऑफ पढ़ा रहा हूंगा, फिर मैं आपको सेट ऑफ की जानकारी नहीं दूंगा, बाकी ऊपर की चीजें दूंगा। सेट ऑफ, डिडक्शन, टैक्स रेट, सारी कैलकुलेशन सीखोगे अकॉर्डिंगली, क्लबिंग में, एग्जाम्शन में। और फिर हेड्स ऑफ इनकम जब एक एक करके शुरू करोगे तो हर क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन कंप्लीट करो। तो क्या मुझे अलाउड है मेरे अकॉर्डिंग पढ़ाना? बताना जरूरी है। ये तो एकदम से लगेगा भाई टैक्स लायबिलिटी तो हर कोई पढ़ा रहा है, अगला ही चैप्टर डिडक्शन, ये क्या? बताइए, चलते हैं फिर। तो अच्छा 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 अच्छा, ये कॉपी आपको करना था ना बेटा, ये नंबर वगैरह भुला दीजिए, नंबर वगैरह भूल जाइए। और बताइए, ये कॉपी आपने कर लिया? कोशिश करेंगे बेटा कि आप सबको भी अच्छा लगे, टैक्स एक्सपर्ट आप बने। क्योंकि देखो, आपका पढ़ाई ही लॉ है, लॉ। आप कानून कानून पढ़ रहे हो, है ना? बहुत सारे लॉ आप पढ़ते हो। अमित वोरा सर आपको बहुत सारे लॉ पढ़ाएंगे, अलग अलग तरीके के बहुत सारे कानून पढ़ाएंगे। तो इनकम टैक्स भी लॉ है। वो लॉ, वो जो कानून है, वो मैं भी पढ़ाऊंगा टैक्स के लिए। तो आप समझिए, लॉ के स्टूडेंट बन रहे हो तो आपको कानून में अच्छी पकड़ होनी चाहिए, एक्सपर्ट आपको बनना ही। ओके, अब आते हैं हम टैक्स लायबिलिटी निकालना। आपके पास सैलरी इनकम है, आपके पास हाउस प्रॉपर्टी है, आपके पास बिजनेस प्रोफेशन है, आपके पास कैपिटल गेन है, आपके पास अदर सोर्स। मैं थोड़ा शॉर्टकट वर्ड यूज करूंगा ताकि आपकी ग्रिप अच्छी बन जाए। ये सभी इनकम, इसमें से कुछ इनकम को सरकार कहती है कि वो स्पेशल है। सर कौन कौन सी स्पेशल इनकम होती है बताऊंगा आपको, बड़े प्यार से अच्छे से एक एक स्पेशल इनकम को रटवाऊंगा, बताऊंगा और रटवाऊंगा। और कुछ हमारे पास नॉर्मल इनकम। ऐसा समझ लीजिए कि जो स्पेशल इनकम नहीं है वो नॉर्मल। मैं आपको स्पेशल इनकम की पहचान करा दूंगा, नॉर्मल इनकम आप खुद ही निकाल लोगे। कैसे? आप टोटल टैक्सेबल इनकम में माइनस कर दोगे स्पेशल इनकम, तो आ जाएगा आपका नॉर्मल इनकम। तो कुछ तो स्पेशल इनकम मैं सिखा दूंगा, कौन कौन से स्पेशल इनकम होते हैं। जैसे कि कैपिटल गेन स्पेशल इनकम होता है, सारे नहीं, कुछ कैपिटल गेन। जैसे कि अदर सोर्सेस की इनकम में आप लॉटरी से जीतो, लॉटरी से जीत गए, ऑनलाइन गेम खेलते हो आप, ड्रीम 11, सर्कल 11, माई सर्कल, पता नहीं जो भी नाम है, या लूडो खेलते हो आप ऑनलाइन, तो ऑनलाइन गेम जो आप खेलते हो ये स्पेशल इनकम। बिटकॉइन वगैरह में आप डील करते हो, बिटकॉइन खरीद बेच करते हो, इसकी आमदनी स्पेशल इनकम। तो स्पेशल इनकम की मैं आपको लिस्ट दे दूंगा कि ये सारी इनकम हमारी स्पेशल है, ये सारी इनकम आपकी स्पेशल है। स्पेशल इनकम को आपको याद रखना पड़ेगा, और स्पेशल इनकम जब एक बार आप याद रख लेंगे तो नॉर्मल इनकम आपको याद नहीं रखना। नॉर्मल इनकम मतलब टीटीआई माइनस स्पेशल इनकम। स्पेशल इनकम कौन कौन सी होगी वो मैं आपको लिस्ट दे दूंगा, गिनती के मान लीजिए 10 है स्पेशल इनकम। तो 10 स्पेशल इनकम आपको क्लियर, दूर से क्लियर होना चाहिए कि ये स्पेशल इनकम है साहब। सर स्पेशल इनकम की खास बात क्या है? हाँ, स्पेशल इनकम की खासियत है कि इसका जो टैक्स रेट है, इसका जो टैक्स का रेट है वो इनकम वाइज है। इसका जो टैक्स रेट है वो इनकम वाइज है। इनकम के दृष्टिकोण से इस पे टैक्स लगाया जाता है, इनकम वाइज। इनकम के दृष्टिकोण से इनकम को देखकर टैक्स लगाया जाता है। सर तो समझ तो आया नहीं हमको।
मतलब ठीक है, आपकी भाषा सारी समझ आ रही है लेकिन फील नहीं हुआ। वो इसलिए क्योंकि अभी मैं अधूरा बोल रहा हूं। जो नॉर्मल इनकम है, इसका टैक्स रेट होता है एसएससी वाइज। समझाता हूं, बड़ी अच्छी फीलिंग आ जाएगी आपके अंदर, घबराई। एसएससी वाइज का मतलब, अगर आप इंडिविजुअल हैं, एचयूएफ हैं, कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म है, एलएलपी हैं, एओपी हैं, अदर्स हैं, तो हर किसी के लिए टैक्स का रेट अलग अलग है। इंडिविजुअल है तो स्लैब है, कम एचयूएफ है तो स्लैब है, कंपनी है तो 25% टैक्स रेट है, पार्टनरशिप फॉर्म एलएलपी है 30% टैक्स रेट है। कहने का मतलब यह है कि एसएससी जैसा होगा टैक्स रेट बदल जाएगा, लेकिन यह किसमें होगा? नॉर्मल इनकम। लेकिन जो स्पेशल इनकम है उसमें एसएससी की ऐसी की तैसी। स्पेशल इनकम में एसएससी कोई भी हो, इनकम ये तो टैक्स ये। आपने लॉटरी से इनकम अर्न किया है, ऑनलाइन गेम खेला है, 30% टैक्स। मैं इंडिविजुअल हूं सर, हाँ तो क्या करूं, 30% टैक्स। लेकिन हमने सुना है 2.5 लाख तक की छूट होती है, ऐसा कुछ नहीं है, 30% टैक्स है। 2.5 लाख की छूट होती है, ऐसा कुछ छूट वूट नहीं होता। लॉटरी जीता है ना, 30% निकाल चल। मैं कंपनी हूं, सर ने अभी बोला था 25% टैक्स, 30% है भैया। स्पेशल इनकम, इनकम वाइज टैक्स। एसएससी को हम देखते ही नहीं, तुम कौन हो। इनकम वाइज हमारा ध्यान इनकम पर होता है, एसएससी पर नहीं होता। और जो नॉर्मल इनकम है उसका टैक्स रेट एसएससी को देखकर बदलता है। आप इंडिविजुअल हैं, अच्छा स्लैब रेट लगाया जाए। आप कंपनी है, अच्छा दूसरा टैक्स रेट। आप फर्म है, अलग टैक्स रेट। अब देखो फीलिंग आई कि नहीं। एओपी किसको बोलते हैं? ज्वाइंट वेंचर को बोलते हैं। ज्वाइंट वेंचर आपने सुना है, स्ट्रीम स्ट्रॉन्ग, स्ट्रीम साउंड। अरे अपना नाम भी कभी बता दो, मैं याद रख लूंगा। हमारे चैनल का नाम है, तुम बोला था। तो बताओ आप। हाँ, तो आप जानते होंगे ज्वाइंट वेंचर। तो ज्वाइंट वेंचर को हम इनकम टैक्स की भाषा में कहते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन। विपिन विपिन प्रजापति, कितना बढ़िया नाम है। तो हम कहते हैं एसोसिएशन। अच्छा वो विपुल है, आप विपिन है, क्या बात है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन, और इसका ही एक भाई है बॉडीज ऑफ इंडिविजुअल, बीओआई। तो फिलहाल अभी इसका कोई मतलब नहीं है, ये सब चीजें तो आगे चलकर हम डिटेल में पढ़ेंगे। मेरा यहां पढ़ाने का क्या उद्देश्य है, आपके दिमाग में क्या छाप देना है मुझे कि स्पेशल इनकम पर इनकम वाइज टैक्स रेट होता है और नॉर्मल इनकम पर एसएससी वाइज टैक्स रेट होता है। ये छप जाना चाहिए आपके दिमाग में। बस इतनी बात आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। बोलिए, बात समझ आई क्या? ये टैक्स रेट आप कहां देख पाएंगे? ये कहां लिखा होता है टैक्स रेट? ये वाला जो टैक्स रेट है, ये लिखा होता है एज पर इनकम टैक्स एक्ट, सेक्शंस में। जैसे लॉटरी इनकम में 115 डबल बी कहता है लॉटरी इनकम पर 30%। तो ऐसे सेक्शंस हैं, आगे लिखा है कि इस इनकम पर ये टैक्स लगे। लेकिन जो नॉर्मल इनकम का टैक्स रेट है, इंटरेस्टिंगली ये इनकम टैक्स में ढूंढते रह जाओगे। इनकम टैक्स में इस टैक्स रेट को ढूंढते रह जाओगे, मिलेगा ही नहीं। ये मिलेगा एज पर फाइनेंस एक्ट।
ये फाइनेंस एक्ट में मिलता है। फाइनेंस एक्ट में भी ढूंढेंगे सर तो कहां मिलेगा? फाइनेंस एक्ट के फर्स्ट शेड्यूल में, फर्स्ट शेड्यूल्ड के पार्ट 3 में। तो फाइनेंस एक्ट का पहला शेड्यूल देखिएगा, शेड्यूल्ड के पार्ट 3 पे जाइएगा तो आपको पता चलेगा कि नॉर्मल इनकम का टैक्स रेट किसके लिए क्या है, इंडिविजुअल के लिए क्या है, कंपनी के लिए क्या है, फर्म के लिए क्या है, वो आपको फाइनेंस एक्ट में दिखेगा, इनकम टैक्स एक्ट में नहीं दिखेगा। फाइनेंस एक्ट सर सुना सुना सा लगता है, हाँ बिल्कुल अच्छा है, कम से कम सूना सूना सा तो नहीं लगता। पहली क्लास में आपने फाइनेंस एक्ट का जिक्र सुना था कि फाइनेंस एक्ट बेसिकली क्या है, बजट के अंदर फाइनेंस बिल पेश किया जाता है जिसमें अमेंडमेंट्स प्रपोज किए जाते हैं, और जब वो फाइनेंस बिल पास हो जाता है तो बन जाता है फाइनेंस। तो क्या एवरी ईयर बजट आता है? जी हां। तो क्या एवरी ईयर फाइनेंस बिल, फाइनेंस एक्ट आता है? जी हां। बल्कि इलेक्शन वाले ईयर में तो 2 बार आएगा, एक बार आ चुका और एक बार सरकार बनने के बाद फिर आएगा। तो हम लोग डिस्कस करेंगे, दिखाएंगे कि ये चीज बनी है, ठीक है। इसका मतलब सर हमको क्या लग रहा है, आपके तरफ से बोल रहा हूं क्योंकि आप बोल नहीं पाते ना, तो आपके तरफ से भी बोलना पड़ता, आपके तरफ से बोल रहा हूं कि सर इसका मतलब हमको ये लग रहा है कि फाइनेंस एक्ट हर साल आता है तो ये जो नॉर्मल इनकम का टैक्स रेट है ये बदलता रहता होगा। बिल्कुल सही, बदलता रहता है। एवरी ईयर सरकार कुछ ना कुछ छेड़छाड़ करती है कि अच्छा आप टैक्स ये कर देंगे, टैक्स ये कर देंगे, टैक्स वो कर देंगे। सुनते हो ना, टैक्स का रेट बदल गया भैया, बजट आ गया, टैक्स का रेट पता नहीं इस बार क्या है। ये जो टैक्स का रेट पता नहीं इस बार क्या है, वो है नॉर्मल इनकम के बारे में। स्पेशल इनकम तो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन में बैठा हुआ है, कभी कभार कहीं पर कभी कभी चेंजेस आ जाए, अदरवाइज वो बैठा ही रहता है। यानी सदियों से 115 बीबी में, सदी ज्यादा हो जाएगा, अच्छा तो वर्षों से 115 बीबी में बैठा हुआ है कि लॉटरी इनकम पर 30% टैक्स है। मेरे पिताजी ने भी यही पढ़ा था, मैंने भी यही पढ़ा था, आप भी यही पढ़ रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि जो स्पेशल इनकम का टैक्स रेट है वो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शंस में है, नॉर्मल इनकम का टैक्स रेट जो है वो फाइनेंस एक्ट। तो बताइए, इतनी चीजें समझ भी आ गई होगी, अरे पक्की बात आ गई होगी, इसमें कुछ था ही नहीं समझने के लिए। कॉपी जरूर कीजिए, कॉपी करिए, बताइए। स्क्रीन बड़ा कर दे रहा हूं, कॉपी आसानी से आप कर पाएंगे, करिए कॉपी और बता दीजिए कॉपी हो गया। बहुत बढ़िया, साथ साथ कॉपी कर रहे हैं। विपुल बस भी करेगा, तू तो बस इतना बोलेगा मैं ही आ जाऊंगा ढूंढते हुए तुझे। अच्छा अब यहां पर देखिए, ऑब्वियसली स्पेशल इनकम एक तो है नहीं, एक तो स्पेशल इनकम होता नहीं कि हम एक ही बार अमाउंट लिखेंगे।
8-10 स्पेशल इनकम है तो हो सकता है आपके क्वेश्चन के एसएससी के पास 2-3 स्पेशल इनकम हो, तो आप सारे 2-3 स्पेशल इनकम पे जो भी टैक्स है उसको जोड़ के एक साथ लिख सकते। नॉर्मल इनकम का टैक्स निकालो, उसको यहां लिख दो, स्पेशल इनकम का टैक्स निकालो, उसको यहां लिख दो। इसको दोनों को लिखने के बाद सरकार कहती है ऑब्वियसली आपका टैक्स तो दोनों को जोड़ के बनेगा। इफ यू हैव नॉर्मल इनकम एज वेल एज स्पेशल इनकम, तो दोनों के ऊपर जो टैक्स है उसे ऐड करने के बाद ही आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी निकलनी चाहिए। गवर्नमेंट कहती है कि इसे अभी हम बोलेंगे बेसिक टैक्स। गवर्नमेंट कहती है कि इसे हम बोलेंगे अभी बेसिक टैक्स। इट इज नॉट योर फाइनल टैक्स, इट इज बेसिक टैक्स। इसके बाद गवर्नमेंट ऐड करेगी इसमें सरचार्ज। सरचार्ज क्या होता है? बेसिक टैक्स के ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स। सरचार्ज क्या होता है? टैक्स के ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स सरचार्ज। बट सरचार्ज के ब्रैकेट में आपको लिखना पड़ेगा इफ अप्लीकेबल, नॉट ऑलवेज। इफ अप्लीकेबल, नॉट ऑलवेज। ऑलवेज नहीं होता। अगर लग रहा है तो लगेगा, नहीं लग रहा है तो नहीं लगेगा, ऑलवेज नहीं होता। जैसे कंपनी के लिए, अगर कंपनी की टोटल टैक्सेबल इनकम, ये जो सरचार्ज है ना, डिपेंडिंग अपॉन टीटीआई, सरचार्ज जो है वो टीटीआई पर निर्भर करता है। फॉर एग्जाम्पल कंपनी की बात अगर करें, डोमेस्टिक कंपनी की बात करें, तो डोमेस्टिक कंपनी कि अगर टोटल टैक्सेबल इनकम 1 करोड़ के ऊपर है, 1 करोड़ के ऊपर, तो 7% सरचार्ज लगेगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर टोटल टैक्सेबल इनकम 1 करोड़ से ऊपर नहीं है किसी कंपनी की, तो सरचार्ज नहीं लगेगा। तो सरचार्ज लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है। अगर कंपनी की टोटल टैक्सेबल इनकम 10 करोड़ से ऊपर है, 10 करोड़ से, तो सरचार्ज 7% नहीं लगेगा, 12% लगेगा, 12। बात करना पड़ेगा क्या सर ये सब? बिल्कुल। कैसे होगा सर? आपको तो पता है हमारे सिलेबस में कितने सारे लॉ हैं, और जितने लॉ उतने सेक्शन, उसको याद कर करके हम मर रहे हैं, आप और याद करवा रहे हो। तो मेरी पढ़ाई में याद तो करना पड़ेगा सर, कैसे याद करेंगे? तो एक छोटा सा ट्रिक है याद करने का, जब तक चीजें खुद ना याद हो जाएं तब तक उसे आप याद मत कीजिए। मतलब क्या हुआ सर इसका? ये तो सुनने में अजीब लगा। मतलब ये हुआ कि आप खुद से याद ना करें, अपने आप हो जाने दें। तो हम क्या करें? आप सिर्फ पढ़ें, बार बार पढ़ें, आप मिले उनसे बिना टेंशन के कि इन्हें मुझे याद रखना है। सर सरचार्ज, मान लो हमें अचानक मन कर गया सरचार्ज क्या है, तो जाइए बुक में निकालिए और देखिए सरचार्ज क्या है। ओ, कंपनी का टोटल टैक्सेबल इनकम 1 करोड़ के ऊपर है तो 7%, और टोटल टैक्सेबल इनकम 10 करोड़ के ऊपर है तो 12%। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक, बस अब इसे रटने मत लग जाइए, छोड़ दीजिए ना। सर तो भूल जाएंगे, हम तो भूल जाएंगे, तो फिर देखने जाएंगे। मुलाकातें करते रहेंगे, चीजें याद हो जाएंगी। मेरे टैक्स में तो आपको मैं बर्डन फ्री कर रहा हूं, लर्न हो जाने दीजिए। लर्न करना तो बहुत जरूरी है, बिना लर्न किए तो मामला ही नहीं सेट होगा। लेकिन लर्न करने में आप टेंशन मत लीजिए, स्ट्रेस मत डालिए दिमाग पे कि ये हमें रटना है। होने दीजिए उसे याद। नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, नहीं हो रहा नहीं हो रहा, एग्जाम से पहले हो जाएगा, यकीन रखिए। बार बार देखिए, बार बार पढ़िए, जरूर याद। तो मैंने क्या बोला? मैंने अभी यहां पर सरचार्ज के रेट थोड़ी ना आपको पढ़ा दिए। सरचार्ज का रेट तो पढ़ाऊंगा, सरचार्ज बताऊंगा। तो अभी तो बस ये बोल दिया। आपको अभी क्या ध्यान रखना है कि बेसिक टैक्स किसे कहते हैं? स्पेशल इनकम का टैक्स और नॉर्मल इनकम के टैक्स को जोड़कर बेसिक टैक्स बनता है, बस ये आपको बताया। फिर क्या बताया कि सरचार्ज इसके ऊपर लगता है, कई बार नहीं भी लगता है, लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता। जैसे इंडिविजुअल है, तो इंडिविजुअल के लिए नियम है
इंडिविजुअल के लिए नियम है कि उसकी अगर टोटल टैक्सेबल इनकम 50 लाख से ज्यादा हो, 50 लाख से ज्यादा, तो 10% का सरचार्ज है, और 1 करोड़ से ज्यादा हो तो 15% का सरचार्ज है, 2 करोड़ से ज्यादा हो तो 25% सरचार्ज है, 5 करोड़ से ज्यादा हो तो 37% सरचार्ज है। बट ये सरचार्ज की कैलकुलेशन आप कहां से करेंगे? बेसिक टैक्स के ऊपर। सरचार्ज मान लीजिए 10% है, बेसिक टैक्स अगर आपका आया 2 लाख रुपए, तो 10% सरचार्ज का मतलब क्या हो जाएगा? 2 लाख का 10%। गेट इट माई पॉइंट और नॉट? मेरी बात समझ आई आपको? सरचार्ज बेसिक टैक्स के ऊपर वर्कआउट होता है। सरचार्ज हमेशा नहीं लगता, अमीरों को देना है, अमीरों को देना है सरचार्ज। मध्यम वर्गीय को नहीं देना। 50 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो सरचार्ज नहीं है आपके ऊपर। इनकम 50 लाख के ऊपर चला गया तब सरचार्ज है। ठीक है। जैसे सरकार ज्यादा पैसे कमाने पर सरचार्ज लेती है, वैसे ही सरकार कम पैसे कमाने पर आपको रिबेट भी देती है। इसका मतलब सर रिबेट भी इफ एनी होगा? यस, रिबेट भी है इफ एनी, इफ अप्लीकेबल। सरचार्ज बेसिक टैक्स को बढ़ा देगा और रिबेट बेसिक टैक्स में से कुछ अमाउंट माइनस कर। जैसे अमीरों से आप सरचार्ज ले रहे हो, वैसे गरीबों के लिए सरकार ने, गरीब बोलना ठीक नहीं था, कम कमाने वालों के लिए सरकार ने रिबेट रखा। जिसकी आमदनी 5 लाख से ज्यादा नहीं है, और न्यू टैक्स रिजीम में यही चीज 7 लाख रुपए कर दी गई। तो फिलहाल आप इन चक्करों में ना पड़ो कि न्यू और ओल्ड, न्यू और ओल्ड। एक एक करके धीरे धीरे चीजों को समझेंगे। अभी आपके दिमाग में एक थोड़ा सा स्वाद जाना चाहिए, जबान पे थोड़ा सा स्वाद लगना चाहिए कि ज्यादा कमाओगे तो सरचार्ज है और कम कमाओगे तो सरकार ने रिबेट भी दिया है। जैसे आपकी इनकम 5 लाख से ज्यादा अगर नहीं है तो गवर्नमेंट बेसिक टैक्स में से आपको रिबेट दे देती है, सेक्शन 87 सेक्शन 87A का, सेक्शन 87A का रिबेट दे देती। 5 लाख से ज्यादा नहीं है तो रिबेट मिलेगा, 50 लाख से ज्यादा है तो सरचार्ज लगेगा। तो क्या सर यहां पर ऐसे लोग भी हैं जिनको ना सरचार्ज अप्लीकेबल होता ना रिबेट अप्लीकेबल होता? बिल्कुल ऐसे भी लोग हैं। हम लोग ऐसी कैटेगरी में ही आते हैं जहां पर सरचार्ज भी नहीं लगता और रिबेट भी अप्लीकेबल नहीं होता। भाई 5 लाख से ज्यादा इनकम है तो रिबेट नहीं मिलेगा, 50 लाख से ज्यादा नहीं है इनकम तो सरचार्ज भी नहीं लगेगा। वी आर टॉकिंग अबाउट राइट नाउ फॉर इंडिविजुअल्स। कंपनी के लिए रिबेट नहीं है, कंपनी के लिए सिर्फ सरचार्ज की चीजें हैं, पार्टनरशिप फॉर्म के लिए सिर्फ सरचार्ज है। तो ये सब चीजें अभी हमें पढ़ना है। अभी आपको क्या करना है? अभी आपको क्या करना है, दिमाग में ये डलने दीजिए कि बेसिक टैक्स कैसे आता है। दिमाग में ये पहुंच जाए आपके कि बेसिक टैक्स आने के बाद आपको क्वेश्चन में ध्यान लगाकर ये देखना पड़ेगा वेदर सरचार्ज इज अप्लीकेबल और नॉट, रिबेट इज अप्लीकेबल और नॉट, ये देखना पड़ेगा। और ऑब्वियसली सरचार्ज को प्रॉपर एक टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, रिबेट को टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, कैलकुलेशन सीखेंगे। ओके, ये आपका हो गया रिबेट और सरचार्ज के बाद। अब आप इसे कहते हो बेसिक टैक्स आफ्टर सरचार्ज, या दोनों तो नहीं होगा, रिबेट भी लग गया सरचार्ज भी लग गया, ऐसा तो नहीं होता। तो बेसिक टैक्स आफ्टर सरचार्ज या आफ्टर रिबेट। इसके बाद गवर्नमेंट हमारे देश में सभी लोगों से हेल्थ एंड एजुकेशन सेस चार्ज करती है। 4% फिक्स है और सभी के ऊपर है। ये 4% किसका निकालना है आपको यहां दिख रहा होगा, ये आपकी आती है फाइनल टैक्स स्लैब। एग्जामिनर अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी पूछे तो आपको यहीं रुकना पड़ेगा।
एग्जामिनर अगर आपसे टैक्स ड्यू पूछे तो टैक्स लायबिलिटी में से आपको टीडीएस एडवांस टैक्स माइनस करना पड़ेगा। बताइएगा, नोट कर लिया तो। सरचार्ज कब लगता है, किस रेट से लगता है, नहीं पढ़ा। रिबेट किसको मिलेगा, कब मिलेगा, कितना मिलेगा, नहीं पढ़ा। स्पेशल इनकम किसे कहते हैं, नहीं पढ़ा। नॉर्मल इनकम पर टैक्स कैसे निकालते हैं, नहीं पढ़ा। स्पेशल इनकम का टैक्स क्या है, नहीं पढ़ा। अभी स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इस रास्ते से चलना है हमें। गन बेटा, गन बोल दो ना, तुम्हारे लिए रुका हूं। कॉपी ना, हाँ बहुत बढ़िया, बढ़िया विपिन, कॉपी हो गया। चलिए अब देखिए आगे। अब आज हम सीखे, स्ट्रक्चर बनाना बहुत जरूरी होता है, टाइम ज्यादा इसी में लग जाता है। अब हम सीखेंगे टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम। अब हम सीखेंगे टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम। नॉर्मल इनकम के ऊपर टैक्स कैसे निकालते। सर स्पेशल इनकम, स्पेशल इनकम मैं जब तक नहीं सिखाऊंगा, ऑब्वियसली इस क्लास में शायद ना सिखाऊं, अगली क्लास में सिखाऊं या मेन क्लास में सिखाऊं, तो जब तक स्पेशल इनकम में आपको नहीं सिखाता तब तक आप नॉर्मल इनकम ही मानकर चलिए। देखिए सैलरी की इनकम नॉर्मल होती है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नॉर्मल होती है, बिजनेस प्रोफेशन की इनकम नॉर्मल होती है। कैपिटल गेन में कुछ स्पेशल है और अदर सोर्सेज में कुछ स्पेशल इनकम छिपा हुआ है, बस। ज्यादा नॉर्मल इनकम की संख्या है, क्वेश्चन में कुछ नहीं पता चल रहा है, मान लीजिए नॉर्मल इनकम। मैं अभी अभी आपको नॉर्मल इनकम ही दूंगा। नॉर्मल इनकम का टैक्स रेट भी आपने जाना है एसएससी वाइज है। आप जानते हो कि ये टैक्स रेट एसएससी पर निर्भर करता है। तो आप सर किसके लिए पढ़ा रहे हो, किसके लिए सिखा रहे हो? मैं सिखा रहा हूं फॉर इंडिविजुअल। और एचयूएफ। इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए सरकार ने कहा है कि नॉर्मल इनकम पर टैक्स आप दे सकते हो अंडर न्यू टैक्स रिजीम, जो कि डिफॉल्ट लगेगा। डिफॉल्ट मतलब यही लगेगा, आपको नया टैक्स ही लगेगा बाय डिफॉल्ट। और अगर आप बचना चाहते हो इससे तो ओल्ड टैक्स रिजीम आप चाहो तो आप पर लग सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? ओल्ड टैक्स रिजीम अगर आप चाहो तो आप पर लग सकता है, दैट मींस ओल्ड टैक्स रिजीम इज ऑप्शनल। ये ऑप्शन आपको इनकम टैक्स के रिटर्न फाइल करते समय लेना पड़ता है कि हम न्यू टैक्स रिजीम नहीं लेना चाहते। आपको जस्ट ये बताना है कि न्यू टैक्स रिजीम हम नहीं लेना चाहते। न्यू टैक्स रिजीम के लिए सेक्शन 115 PAC ब्रैकेट 1A अप्लाई होता है और ओल्ड टैक्स रिजीम के लिए फाइनेंस एक्ट अप्लाई होता है। फाइनेंस एक्ट फर्स्ट शेड्यूल पार्ट 3। सर अगर कोई व्यक्ति कुछ नहीं बोलना चाहता है तो क्या होगा? उसके ऊपर न्यू टैक्स रिजीम लग जाएगा। न्यू टैक्स रिजीम, ओल्ड टैक्स रिजीम, दो हमारे पास टैक्स रिजीम है।
लेकिन ये दोनों टैक्स रिजीम अप्लीकेबल होते हैं नॉर्मल इनकम, स्पेशल पर ये नहीं चलता। स्पेशल पर जो फिक्स है वो फिक्स है, चाहे ओल्ड में आप आ रहे हो, न्यू में आ रहे हो, स्पेशल इनकम है तो टैक्स रेट फिक्स है। नॉर्मल इनकम के टैक्स रेट पर आप पे दो चॉइस आ जाता है, न्यू टैक्स और ओल्ड टैक्स। न्यू टैक्स रिजीम कंपलसरी अप्लीकेबल हो जाता है बाय डिफॉल्ट, और सरकार आपसे आईटीआर भरने से पहले पूछती है कि यू वांट टू ऑप्ट नॉर ओल्ड टैक्स रिजीम। अगर हाँ तो आप अगर क्लिक करते हैं तो फिर ओल्ड टैक्स के हिसाब से आपकी टैक्स लायबिलिटी निकाली जाती है। लेकिन जस्ट वी आर टॉकिंग अबाउट नॉर्मल इनकम की टैक्स लायबिलिटी, नॉट स्पेशल इनकम। नोटेड। टैक्स रेट्स अंडर 115 BAC 1A। मैं इन शॉर्ट ऑलवेज NTR बोलूंगा, OTR NTR, OTR NTR ऐसे बोलूंगा। तो न्यू टैक्स रिजीम में गवर्नमेंट कहती है अप टू 3 लाख आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। 3 लाख से 6 लाख, 6 लाख से 9 लाख, 9 लाख से 12 लाख, 12 लाख से 15 लाख, और एबव 15 लाख। ऐसा मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको याद करवा, याद, ठीक है। 3-3 लाख का गैप याद रह जाएगा आपको। पहले टैक्स लगाइए 5% और 5% बढ़ाते जाइए, अंत में 30% लगा। 5% बढ़ाते जाइए, अंत में 30% लगा। तो पहले 5 आएगा, उसके बाद 5% और बढ़ा दीजिए, 5% और बढ़ा दीजिए, 5% और बढ़ा दीजिए। तो सर 20 के बाद तो 25 आता, लेकिन अब क्या करें, अंत आ गया तो अंत में तो 30, एबव 15 लाख 30%। अच्छा, ये तो आप जानते ही होंगे, स्टैट्स वगैरह कभी पढ़ा हो बचपन में। मैंने 3 से 6 लिखा है, इसका मतलब 3 लाख 1 रुपए से 6 लाख तक। 6 से 9 लिखा है, इसका मतलब 6 लाख 1 रुपए से 9 लाख तक। तो जानते होंगे आप, ये हमारा टैक्स स्लैब है, इसे कहते हैं स्लैब रेट। स्लैब फिक्स नहीं है, इनकम के अकॉर्डिंग स्लैब वाइज टैक्स लगता है, इसे कहते हैं स्लैब रेट ऑफ टैक्स। और एक रकम जहां तक सरकार आपसे टैक्स नहीं लेती, अमाउंट जहां तक सरकार आपसे टैक्स नहीं लेती, इस अमाउंट को कहते हैं मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स। और मैं इतना लंबा चौड़ा कभी भी आपसे बात नहीं करूंगा, मैं इसको एक नाम देता हूं MEL। हम और आप इसे इस नाम से बुलाएंगे, मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट, ME। कोई पूछे कि न्यू टैक्स रिजीम में MEL क्या है, तो आप कहना 3 लाख। न्यू टैक्स रिजीम में MEL क्या है, तो आप कहना 3 लाख का MEL है न्यू टैक्स। नोटेड। कल की क्लास में आपको आज की क्लास का ये रेट्स याद रखना। कल की क्लास में आज की क्लास का ये रेट याद रखना।
कितने बच्चे आप में से ऐसे हैं जो याद रखने में इंटरेस्टेड हैं? कुछ बच्चे होते हैं ना जो बचपन से सुनने को मिलता है हमें कि याद करना अच्छी बात नहीं है, समझना अच्छी बात है। ऐसे होते हैं ना, याद करना अच्छी बात नहीं है, समझना अच्छी बात। तो मुझे आप बताइए कि आप में से कितने स्टूडेंट हैं जो कहते हैं याद करना अच्छी बात नहीं है, समझना अच्छी बात। चीजों को समझना चाहिए, रटना नहीं चाहिए। चीजों को समझना चाहिए, रटना नहीं चाहिए। ये बात बचपन से आपने सुनी है, हर क्लास के टीचर ने आपको कहा है रट्टू मल मत बनो, रट्टू मल मत बनो, रट्टू मल मत बनो, बचपन से। यहां तक कि अगर आप याद करने में उस्ताद भी हैं, बहुत सारे बच्चे दुनिया में याद करने में उस्ताद हैं, उनको याद करने में आसानी होती है, वो रट लेते हैं चीजों को। भाई है उनके अंदर टैलेंट, वो रट लेते हैं चीजों को, लेकिन भीड़ में हाथ नहीं खड़े करेंगे, क्योंकि लोग उनको कहेंगे रट्टू मल, तू रट लेता है बेवकूफ, तू रट लेता है। अरे समझना जरूरी है, रटना नहीं। रट तो तोता भी लेता है, रट्टू तोता। हाँ, तुझे दिमाग दिया भगवान ने समझने के लिए, तू रटता है बेवकूफ। हुआ क्या है आपके साथ स्कैम, कि बचपन से, स्कैम तो नहीं बोलेंगे क्योंकि कहने वालों ने बचपन से, जो क्लास के टीचर ने, पेरेंट ने, बड़े बुजुर्गों ने जो आपको कहा कि रटना नहीं समझना चाहिए, रटना नहीं समझना चाहिए, दरअसल उन्होंने कहा तो सही लेकिन अधूरा कहा। सही कहा लेकिन अधूरा। और आज उसका प्रभाव ये आपके दिमाग पे पड़ गया है कि आप सोचते हैं कि रटना बुरी बात है, समझना अच्छी बात है। तो आप समझ रहे हैं वो गलत थोड़ी है, समझना अच्छी बात है। अभी भी आप अधूरे डिस्कशन में, आप ये अधूरी सर्कल पे ही घूमते रहते हैं हमेशा। ये सर्कल कभी पूरा ही नहीं होता और एग्जाम में दिक्कतें आती हैं। जब बचपन आपका था तो आपका फेज ग्रोइंग स्टेज पे था, आपका दिमाग ग्रोइंग स्टेज पे था। इसीलिए हर कोई समाज में ये चाहता है कि बच्चे समझें, ताकि उनका दिमाग डेवलप हो। इसलिए उन्होंने उस समय इंस्ट्रक्शन दिया, समझो समझो समझो, रटो नहीं समझो, रटो नहीं समझो, रटो नहीं समझो। लेकिन आप ये नहीं समझ पाए कि रटना कितना जरूरी है। रटो नहीं बोला, लेकिन रटो नहीं को नेगेटिव सेंस में आप लेते चले गए और आपके दिमाग में एक अवधारणा बन गई कि रटना यानी रट्टू मल, रट्टू तोता। लोग हम मजाक भी उड़ाते हैं। कुछ बच्चे जब क्लास में हैंड रेज करते हैं, याद है मुझे, आंसर भी याद हो जाता है उनको। तो जैसे मैंने बोलने में भी हंसी छूट गई, तो और आप लोग भी हंसते हैं कि ये रट्टू मल है। आप ये नहीं देखते कि उसका दिमाग कितना शार्प है, मेमोरी कितनी शार्प है, क्वालिटी है उसके अंदर। आज मैं आपको ये सर्कल पूरा करके दूं। वैसे तो मैंने ये सब बातें रेगुलर क्लास के लिए रखी थी, लेकिन चलिए ठीक है, डिस्कशन निकला है तो एक बार बता दूं। आज ये सर्कल पूरा करेंगे। कहानी असल में क्या है समझिए। रटना कितना जरूरी है। आपको अगर याद नहीं रहेगा रास्ता, घर कैसे पहुंचेंगे? आपको याद नहीं रहेगा तो अल्फाबेट, सबसे पहले ये सोचिए ना, ए बी सी, व्हाट इज लॉजिक बिहाइंड बी? ए के बाद आता है, पहले क्यों नहीं आता? ठीक बात है। तो ए बी सी ही तो रटा है आपने, चीजों को रट के ही तो आप आगे बढ़े हो। समझना बहुत जरूरी है। अब ये बताइए कि जो भी मैं पढ़ाता हूं वो आपको समझ आ जाता है, एम आई राइट? जवाब है यस। आ ही जाता है समझ में, मुझे लगता है आ जाता होगा। ये तो कुछ भी नहीं पढ़ा रहा बेटा, स्टार्टिंग फेज है। स्टार्टिंग फेज में तो कोई भी किसी को समझा दे, आप समझा दो दो चार बच्चे को पकड़ के। लेकिन जब आगे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट आएगा, कॉम्प्लिकेटेड सेक्शंस आएंगे, सिचुएशन आएंगे, मैं आपको समझा दूंगा। ये वचन है मेरा, समझा दूंगा। क्योंकि समझाने की कलाकारी होती है। आपको लगता है आप समझ गए, आपका दिमाग तेज है, यहां पर मिस्टेक हो रहा है।
समझने के लिए सिर्फ सुनने की जरूरत है, दिमाग की जरूरत ही नहीं है बेटा। दिमाग तो आप खुद लग जाएगा, आप नहीं लगाना, आप सिर्फ सुनो और समझे। समझाने वाले की कलाकारी से आप समझ लेते हो, तभी तो कहते हो अच्छा समझाया आपने, हाँ आ गया समझ। वो इसीलिए आ गया समझ क्योंकि मैंने समझा दिया। आप क्या गड़बड़ करोगे, आपको जैसी चीजें समझ आ जाएंगी तो आपके अंदर एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि वाह क्लियर मामला है, आगे बढ़ते हैं। आप रटने की तरफ जाओगे ही नहीं। आप कहोगे क्या बढ़िया टीचर है, समझ में आ रहा है, जो समझा रहा है बंदा समझ में आ रहा है, इसमें और क्या चाहिए, समझ में सब कुछ आ रहा है। रटने की तरफ गए ही नहीं, यहां पर हो गई मिस्टेक। देखिए बिना समझे जो रटता है वो बेवकूफ है, इसे दिमाग में लिख लीजिए, कॉपी पे नहीं। बिना समझे जो रटता है चीजों को वो बेवकूफ है। समझना बहुत जरूरी है, बचपन से पढ़ा आपने, ये बात बचपन से सुनी, समझना बहुत जरूरी है। तो बिना समझे अगर कोई रट ले तो वो बेवकूफ है। यहां तक कि ये 3 लाख की जो लिमिट है ये भी समझने की चीज है, इसके पीछे भी लॉजिक है। आपको मालूम नहीं कि कंपनियों के ऊपर कोई स्लैब में एमईएल नहीं होता, कंपनियों में स्लैब नहीं होता भाई, एमईएल नहीं होता। इंडिविजुअल में क्यों स्लैब दिया सरकार ने, क्या इसके पीछे कोई लॉजिक है? यस, क्योंकि लिखने वाला पागल थोड़ी है। फाइनेंस मिनिस्टर ने जब चीजों को लिखा होगा, उनको सजेस्ट किया होगा पूरी टीम ने कि ये चीजें होनी चाहिए, तो वहां पर बहुत लोगों ने दिमाग लगाकर चीजों को लिखा होगा। एवरीथिंग रिटन इन लॉ, लॉजिक तो उसके पीछे होगा, क्योंकि लिखने से पहले जो सोचा उस व्यक्ति ने वो लॉजिक है। तो बिना समझे अगर रट लेते हैं तो वो बेवकूफ है। और एक और आदमी से मिलवाता हूं मैं, जो समझने के बाद भी नहीं रटते, जो आप लोग होने वाले हैं, वो है महाबेवकूफ। आप देखिए आप किस श्रेणी में जाना चाहते, गड़बड़ हो गया? बिल्कुल नहीं। दिमाग में बैठा लीजिए, पूरे टैक्स लॉ में ये चलेगा, आपके दिमाग में चलना चाहिए। बिना समझे तो रटना नहीं है, लेकिन समझ के नहीं रटे तो गए काम से। रटना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज समझना आपके हाथ का नहीं है, वो मेरा है, वो मैंने तो समझाना ही है। समझाना है ही, वो तो मैं समझा दूंगा। बहुत सारे कम बच्चे होंगे जो कहेंगे सर 1 मिनट कंफ्यूजन रह गया। आप ही देखो ना, आप ही कल और परसों में जो भी पढ़ रहे हो, आप लिख रहे हो ना कि सर यस यस क्लियर क्लियर क्लियर, क्योंकि मैं ग्राउंड लेवल पर जाकर आपको समझाता हूं। आपको जितनी समझ है वहां से उठाता हूं चीजों को, तो समझ तो आएगा ही। डायग्राम से जैसे भी समझाता हूं, स्टोरी से जैसे भी समझाता हूं, आगे भी समझाऊंगा, समझ आएगा। तो समझाने का पार्ट मेरा है, आपका नहीं। कलाकारी इधर है। आपकी जो जिम्मेवारी है वो आज सुन लीजिए। समझा तो मैं दूंगा, समझा के तो मैं भेजूंगा, लेकिन घर पे अगर आपने याद नहीं किया तो महामूर्ख कहलाएंगे। समझने के बाद जो न रटे वो महामूर्ख, बिना समझे जो रटे वो मूर्ख, लेकिन समझने के बाद भी नहीं रट पाए, छोटी सी चीज रह गई थी, वो महामूर्ख। तो सर हम रटें कैसे? बिल्कुल मैं हूं ना। आप कहते हैं वेरी डिफिकल्ट। पहली बात तो ये जो वेरी डिफिकल्ट रटना है वो इसलिए क्योंकि बचपन से जो स्कैम मैंने गलती से वर्ड यूज किया था वो इसी वजह से, क्योंकि बचपन से रटने को निगेटिव सेंस में लिया गया, तो आपका दिमाग कभी उधर गया ही नहीं, इसलिए आज आपको रटना डिफिकल्ट लग रहा है। समझाना मेरी जिम्मेवारी, गारंटी। रटना आपकी जिम्मेवारी। तो कैसे रटा जाए, उसके लिए मेरे पास एक टेक्निक है। आपको एवरी डे 15 मिनट देना है। 15 मिनट। 15 मिनट में करना क्या है वो मैं बताऊंगा। रेगुलर क्लास शुरू करेंगे, फिर उसमें वो टेक्निक डिस्कस करेंगे। 15 मिनट की टेक्निक बड़ा फेमस है जी हमारे बच्चों में। हमारे स्टूडेंट से पूछिए, रैंक होल्डर वाले बच्चे से पूछिए, वो कह रहे 15 मिनट की टेक्निक ही तो गजब की है। और वाकई में जिसने इस टेक्निक को फॉलो किया है, सोचिए ना, पूरे दिन भर 24 घंटे से क्या मांगा आपसे मैंने? 15 मिनट। कोई भी दे देगा, कोई भी दे देगा। बस इसमें करना क्या है वो तरीका मैं सिखाऊंगा, करना कैसे है। आप याद रखिए कि जो मैं टेक्निक बताने वाला हूं उस टेक्निक में आपके दिमाग पे स्ट्रेस
आने ही नहीं दूंगा। जैसा कि थोड़ी देर पहले कहा था मैंने कि अपने आप याद हो जाए तो हो जाए, आपको खुद से स्ट्रेस नहीं लेना। तो करना क्या है वो 15 मिनट की टेक्निक में डिस्कस करूंगा आने वाली क्लास। फिलहाल बताइए न्यू टैक्स रिजीम में आपको क्या समझ आया? न्यू टैक्स रिजीम में ये आपको स्लैब याद हो गया। अभी देखिए ना, याद कराने में मैंने कुछ प्रयास किया था, आपको ध्यान दिया हुआ आपने, मैंने कुछ जुगाड़ बनाया था। 3, 6, 9, 15, 9, 12, 15, 5% बढ़ता हुआ आखिर में 30। ये जुगाड़ ही तो है। टैक्स रेट्स अंडर ओल्ड टैक्स रिजीम। अप टू MEL नील, MEL से 5 लाख 5%, 5 लाख से 10 लाख। सर और MEL क्या है? आपको लगता है मैं छोड़ दूंगा? आऊंगा, मत लो। 20% और एबव 10 लाख। ये टेक्निक का पार्ट है जिससे आपको मैं चीजों को याद करवा। ओल्ड टैक्स रिजीम में MEL तक टैक्स नहीं है। MEL क्या है मैं बता देता हूं। 2.5 लाख की MEL है, चलो जान लो 2.5 लाख है तो 2.5 लाख तक टैक्स नहीं है। 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% है, 5 लाख से 10 लाख तक 20% है, और 10 लाख के ऊपर 30% का स्लैब रेट। तो सर जब आपको MEL मालूम ही है 2.5 लाख, तो हमको तंग क्यों कर रहे हो? बता ही देते MEL। दरअसल में MEL ओल्ड टैक्स रिजीम में ऐसा इंडिविजुअल जो हमारे देश का रेजिडेंट है प्लस उसकी उम्र 60 साल या उससे ज्यादा है, उनकी MEL है 3 लाख। तो यानी उनके लिए जब आप ये टेबल यूज करोगे तो आप कहोगे अप टू 3 लाख 0, 3 लाख से 5 लाख 5%, 5 लाख से 10 लाख 20%, और 10 से ऊपर 30%। अगर कोई हमारे देश में महाबुजुर्ग है, महाबुजुर्ग इंडिविजुअल रेसिडेंट जिसकी उम्र 80 साल या उससे ज्यादा है, उनके लिए हमारा MEL है 5 लाख। तो इस महाबुजुर्ग का अगर क्वेश्चन आप ले लो, महाबुजुर्ग का अगर आप क्वेश्चन ले लो, तो फिर सीधा अप टू 5 लाख 0, तो फिर अगला लाइन, ये वाला लाइन, अगला जो ये वाला लाइन है ये बेकार हो जाएगा, बिकॉज अप टू 5 लाख 0, तो ये लाइन बेकार हो गया उसके लिए। फिर सीधा क्या हो जाएगा, 5 लाख से 10 लाख 20, और 10 लाख से ऊपर 30। महाबुजुर्ग जिसकी MEL 5 लाख है, उनको आप क्या बोलोगे, अप टू 5 लाख नील। फिर ये अगला लाइन बेकार हो जाएगा ऑटोमेटिक, हमें क्यों काटना, ऑटोमेटिक बेकार हो जाएगा। 5 लाख से 5 लाख तक, ऐसा क्या बोलेंगे आप? तो 5 से 10 20, और 10 के ऊपर 30। इसके अलावा जो अदर्स बच गए हैं, अदर इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इनकी MEL है 2.5। तो जरा देखिए MEL ओल्ड टैक्स रिजीम में अलग अलग, जबकि न्यू टैक्स रिजीम में सबके लिए 3 लाख की ही MEL। चेक कीजिए प्लीज, नोट डाउन कर लिया आपने? जो नोट्स आपके टेलीग्राम चैनल या जो भी चैनल है जहां से भी आपको शेयर करने को मिलता है, उस नोट्स में ये सारी चीजें मिल जाएंगी आपको शेयर करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो आपने नोट किया वो यहां लिखा हुआ है, अभी जो आपने नोट किया यहां लिखा हुआ है, चेक कर लीजिए। तो बुक का इस्तेमाल मैं बताऊंगा कैसे करना है, तभी कीजिएगा। उसी तरह आपने अभी न्यू टैक्स रिजीम में
ये देखा था वो भी मिल जाएगा आपको बुक में। उसी तरह आपने ये नोट किया था कि टीटीआई स्पेशल इनकम, नॉर्मल इनकम, टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम, टैक्स ऑन स्पेशल इनकम, उसे बेसिक टैक्स बोलते हैं, सरचार्ज, हेल्थ एजुकेशन सरचार्ज, रिबेट, हेल्थ एजुकेशन सेस, ये सब चीजें आपने जो अभी नोट की थी वो भी बुक में मिल जाएगा। नोट इसलिए करा रहा हूं क्योंकि नोट कराते समय धीरे धीरे चीजों को आप समझ पाते हो और हैंड टू हैंड याद भी हो जाता है। मिलता ही नहीं है, कैसी बात कर दी। कहां से मिलेगा नोट्स? तुम्हारे सामने बात करता हूं साहब, 1 मिनट वेट कर लो। हेलो सर, नोट्स कहां पर मिलेगा? नोट्स कहां पर मिलेगा सर? नोट्स, अच्छा आपने मैसेज किया क्या? वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, थैंक यू सर, थैंक यू। देखो बच्चों, मयूर सर से अभी बात हुई है, नोट्स बिल्कुल क्यों नहीं मिलेगा आपको नोट्स, ये तो आपका अधिकार है, आप सिर्फ अज्ञानतावश ऐसा कह रहे थे। ये देखो, है ना, आपके लिए देखिए हमेशा मुझे बोलना नहीं पड़ा, बल्कि मैं तो कॉल कर रहा था, हमेशा आपके लिए वहां पर बैठे हुए हैं, आपके लिए बैठे हुए हैं। आपको जरा सी भी किसी चीज की जरूरत हो, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, तो तुरंत शॉर्ट आउट किया जा रहा है यहाँ, है ना, कहीं से कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। चलिए, तो मैं क्या चाहता हूं कि कल की क्लास में हम कैलकुलेटर यूज करें, कुछ इनकम को कैलकुलेट करें, सरचार्ज वगैरह भी सीखें। उसके लिए जरूरी है कि ये स्लैब रेट, ऑप्शनल वाला भी और न्यू वाला भी आपको याद करके आएंगे याद। मिलते हैं अगली क्लास, बोलिए। ओके, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिएगा। बाय बाय, थैंक यू सो मच।